तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद करेंगे, वो रिकॉर्डिंग रह गया था। तो सबसे पहले देखिए क्या है हमारा MV, और MV का फुल फॉर्म क्या बताया आपने, म्युनिसिपल वैल्यू। FR का मतलब फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू कैसे होता है, MCD डिपार्टमेंट जो तय करता है। फेयर रेंट मतलब आस पड़ोस के किराए को देख के अंदाज़ा लगाया जाए, उसको बोल देंगे फेयर रेंट, है ना। अब इन दोनों में से जो हायर होगा, मैंने अपनी मर्जी से एक नाम दिया है, दैट इज़ फेयर रेंट नंबर 1 हो जाएगा। इसको कंपेयर करेंगे SR से। अब SR क्या है, स्टैंडर्ड रेंट है। और सर स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, जो कोर्ट डिसाइड करता है, तो इसलिए हम कोर्ट से ऊपर नहीं जा सकते, तो दैट्स वाई अब हमें मजबूरन यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, लोअर। जो भी लोअर आएगा वो आ जाएगा ER। और ER को मैंने बोला था एक्सपेक्टेड रेंट, के सरकार के हिसाब से आपका इतना किराया होना चाहिए, अनुमानित किराया। एक्सपेक्टेड रेंट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आपका इतना रेंट तो होना चाहिए। फिर सरकार आपसे पूछेगा एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मतलब आपको मिला कितना है। तो इन दोनों में से जो क्या रहता है हायर, उसको हम बोल देते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसको क्या कहते हैं हम। और जो भाई ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, इसका मतलब यही आपका किराया है जो आपको अपने किराएदार से मिला है। यही किराया है जो आपको अपने टेनेंट से मिला है। अब आपका एक्चुअल क्या लिया नहीं लिया मतलब नहीं है, इतने सारे रूल्स के निकलने के बाद यही आपका मिलेगा। सपोज करो सरकार बोलती है कि 1 लाख है, आप बोलते हो ना जी ना 80,000 है, तो आपके बोलने से बात नहीं बनेगी। अब आपका जो किराया होगा वो कितना माना जाएगा, 1 लाख ही माना जाएगा, है ना, क्योंकि आपके कहने से नहीं बात बनेगी। अगर हाँ आप हायर बोलते तो वो हायर हो जाता। इसके बाद सरकार कहती है आपने कोई टैक्स वैक्स भी पे किया है, दैट इज उसको बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्स, यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो अब बचता है हमारा NAV, नेट एनुअल वैल्यू। अब ये जो वैल्यू निकल के आया ना हमारे पास NAV, इस पे जाके सरकार को टैक्स दो। सर कैसे टैक्स दें, वही आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। अगर आपकी इनकम मान लेते हैं रेंट जो है आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं साल का, तो पहले 3 लाख रुपए तक ज़ीरो, फिर नेक्स्ट 4 लाख तक 5%, 10, 15 जो था वही चलेगा हमारा। लेकिन यहाँ पे मकान मालिक जो है, ऑनर जो है, वो एक ऑब्जेक्शन लगाता है। यहाँ पे ऑनर जो है एक ऑब्जेक्शन लगाता है। यहाँ पे ऑनर कहता है सर आपने चलो मान गए आपकी बात, और आपने सारे रूल लगा करके एक टैक्सेबल इनकम तो निकाल लिया, ठीक है, इससे एग्री करते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, जब मैं किराएदार को अपना मकान किराए पे देता हूँ ना, तो बड़े टाइम पे, जैसे मान लो 6 महीने साल भर में, कभी वहाँ का नल का ख़राब हो गया, कभी ट्यूबलाइट ख़राब हो गया, कभी वहाँ पे वायरिंग में दिक्कत आ गई, कभी मान लेते हैं सीवरेज का दिक्कत आ गया, कभी पाइपलाइन का कुछ हो गया, कभी हमें वहाँ पेंट करा के देना पड़ता है, क्योंकि किराएदार बोलते हैं सर दिवाली में कम से कम आप पेंट करा के दो। अगर उनकी मान लेते हैं सीवर का पाइप जो है वो ख़राब हो गया, तो किराएदार बोलेगा हम थोड़ी लेके जाएंगे इसको, आप ठीक करा के दो। कई बार दरवाज़ा टूट गया, तो बोलेगा भैया दरवाज़ा हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दरवाज़ा तो आपके पास ही रह जाएगा अल्टीमेटली, तो इसको आप रिपेयर कराइए, आप ठीक कराइए। जो किराएदार है ना, वो उन्हीं पैसे को खर्चना चाहता है जिसको वो उखाड़ करके साथ ले जाए अपने साथ। मतलब लगाया, ठीक है, मेरी ज़रूरत है और मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फिक्स रहने वाली है, उसको किराएदार नहीं बियर करना चाहता। तो अल्टीमेटली ऑनर कहता है कि भाई साहब तो हमने ही तो पेड किया है, आप कह रहे हो कि इन दोनों में से हायर आए 1 लाख पे टैक्स दे दो, लेकिन उसका क्या जो मैंने पूरे साल में खर्च किए, क्योंकि मैं तो जितना पैसा कमा रहा हूँ उसके ऊपर मैं टैक्स दूंगा। बड़ी सिंपल सा, आप ही कहते हो जितनी कमाई उस पर टैक्स दीजिए। तो जो 1 लाख रुपए, अगर इसमें एग्जाम्पल के हिसाब से देखें 1 लाख रुपए दिख रहा है, तो 1 लाख रुपए मेरी कमाई है ही नहीं। इसके अंदर कुछ साल में खर्चे भी हो जाते हैं, रिपेयर बड़ी सारी चीज़ें खर्चे वर्चे हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आपका जो भी एक्सपेंस होगा ना, आप पहले एक्सपेंस माइनस कर लीजिएगा। मान लेते हैं 1 लाख रुपए खर्चा है, आपका खर्चा एक्सपेंस 10,000 पूरे साल का है, तो माइनस कर लीजिए, आ जाएगा क्या 90,000। लेकिन हम इस खर्चे को
तभी मानेंगे जब इसका प्रॉपर बिल वगैरह डॉक्यूमेंट दोगे, तब मानेंगे। तो सरकार ने बोला जो भी खर्चा करिए माइनस करिए। अब यहाँ पे पब्लिक ने क्या करा, सरकार ने जैसे ही अलाउड बोला तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे पब्लिक जो थी, यानी जो टैक्स पेयर है, एसएससी है, यहाँ पे थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए अपना दिमाग दौड़ाया। उन्होंने बोला कि भाई मेरी अगर मान लेते हैं कि एनएवी, मेरा अगर एनएवी अगर मान लिया जाए 5 लाख रुपए है, या मान लेते हैं 8 लाख रुपए एनएवी है, तो वो कहते हैं कि यार इसको कम किया जाए। तो आपको भी पता है 7 लाख तक जीरो हो जाएगा इसका। उसने बोला कि यार मैं खर्चे क्यों ना यहाँ पे एक्सपेंस जो भी दिखा दूँ, मैं 2 लाख दिखा दूँ, 5 लाख खर्चे दिखा दूँ। अब खर्चे का क्या है, बिल। और आज के टाइम पे आपको पता होगा जो काम करते होंगे ना फर्म वगैरह में, स्टूडेंट वगैरह, तो बिल ना पैसे दे के बन जाते हैं। अब फर्जी बिल, ऐसे दवाई के बिल भी बहुत सारे बन जाते हैं। जो काम करवाओगे तो कोई ना कोई होता है वो बिल काट के दे देता है। तो उसका इनकम कितना आ गया यहाँ पे, 3 लाख। और सरकार इसके अंदर खुद ही कानून बना रही है कि खर्चे को माइनस करो। और जब कोई पब्लिक माइनस कर रहा है तो सरकार रोक ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसने बिल भी बना लिया, सब कुछ कर लिया है। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार ने देखा कि भाई ये तो हमारा जो सोच रहे थे कि हमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम से टैक्स आएगा, वो तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि हर कोई क्या कर ले रहा है, अपने इनकम को कम कर ले रहा है बिल दिखा के। तो फिर सरकार को इस नियम को थोड़ा बदलना पड़ा। और इस नियम में क्या बदलाव लेके आई कि बोला कि भैया अब आपको ना जो ये खर्चे वर्चे माइनस करना बंद, ये खर्चे नहीं करने देंगे माइनस। ऑनर ने बोला सर खर्चे तो हैं, देना पड़ेगा। बोला देखो तुम जितना मर्जी खर्चा करो, हमें उससे लेना देना नहीं है, हम एक ना रेट फिक्स कर देते हैं। और एक रेट फिक्स कर देते हैं, तुम्हारा अगर खर्चा नहीं भी हुआ ना तब भी वो रेट जो हम बता रहे हैं उसको माइनस कर लीजिएगा। अब एक बंदा बोलता है, और रेट जो फिक्स किया गया दैट इज किया गया 30% का रेट, कि आपका जो भी एनएवी होगा, एनएवी में से किस में से, नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी में से 30% घटा लीजिएगा। एक बंदा बोलता है मेरा तो सर 1 लाख का रेंट है और खर्चा 40 हुआ है, तो बोला हमें मतलब नहीं, आप 30,000 घटाओगे। कितना घटाओगे आप, 30,000। एक बंदा बोला सर मेरा तो मतलब कि 10,000 ही खर्चा हुआ 1 लाख पे, तो बोला कोई बात नहीं, तुम 30 घटा लो, हम कुछ नहीं कह रहे तुम्हें। तो सरकार ने एक रेट फिक्स कर रखा है, कितना, 30%। अगर मैं आपको इसके साथ क्वेश्चन के साथ साथ दे दूं कि मकान का रिपेयर कराया है, मकान का मैंने मान लेते हैं कि रिपेयर के साथ साथ और कोई खर्चे दे दे, ग्राउंड रेंट दे दे, बड़ी सारी चीज़ें खर्चे दे दे, तो वो सारे खर्चे अब इररेलेवेंट हो गए हैं, क्योंकि उन सभी खर्चे के बदले आपको क्या दिया जा रहा है, स्टैंडर्ड एक फ्लैट रेट दिया जा रहा है। दैट इज कितने परसेंट, 30%। कितने परसेंट, 30%, जिसको बोला गया, क्योंकि ये फिक्स कर दिया इन्होंने, तो इसको बोला गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और ये बातें जो लिखी गई ना, ये सेक्शन 24 में और सेक्शन 24 के ए पार्ट में लिखी गई। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो सेक्शन है ना, वो सेक्शन 24 ए है। किसमें मिलेगा डिडक्शन आपको, 24 ए। तो कहाँ मिलता है, जैसे ही एनएवी आएगा तो सबसे फटाफट आप क्या करेंगे, लेस अंडर सेक्शन, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 ए, और कितने परसेंट, 30%। और 30% जो भी अमाउंट आएगा यहाँ से आप क्या करिए, माइनस कर लीजिए। लेकिन कई बार मान लेते हैं कि माइनस में लॉस भी आ जाता है हाउस प्रॉपर्टी से ना, कई बार क्या आ गया आपका, लॉस आ गया। मान लेते हैं कि 20,000 रुपये लॉस आ गया, लॉस नेगेटिव पहले ही, एनएवी ये है आपका, होगा नहीं, मैं एक एग्जांपल लेके फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब हुआ ये कि सर आपने बोला तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो 30%, तो 30% 6,000 और माइनस करोगे तो आपके तो 26,000 रुपये का लॉस आ गया है ना, पहले जो 20 का था। तो सरकार ने बोला जब पॉजिटिव बैलेंस होगा तभी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपका आंसर माइनस में आ रहा और आप बोलो कि मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन लूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आपका पॉजिटिव बैलेंस होगा तभी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने दिया जाएगा। 2 ही डिडक्शन हमें देते हैं, एक तो 24 ए में 30% और एक इंटरेस्ट का, जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मेन पार्ट है हाउस प्रॉपर्टी का।
तो हमें क्या बताया गया कि सर जो भी NAV आएगा उसमें से हमें कितने % माइनस कर देना है, 30%। और क्यों 30%, क्यों भाई, क्यों माइनस करोगे 30%? तो 30% का रीज़न क्या है कि आपके जो भी पूरे साल में खर्चे होते हैं उस खर्चे का डायरेक्ट अमाउंट तो नहीं माइनस करने देंगे, उसके बदले हम एक स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने देंगे जिसको बोला गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 30% क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के हिसाब से थोड़ा बहुत और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एक्चुअल रेंट, और एक्चुअल रेंट क्या पहले ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअल रेंट है 10,000 रुपये पर मंथ। FR जो दे रखा है वो दे रखा है, हम मान लेते हैं फेयर रेंट, मान लेते हैं 1,20,000। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 90,000। और म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है आपको, मान लिया जाए 1,00,000। और म्युनिसिपल टैक्स जो दे रखा है वो 20% दे दिया। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स कितने दे दिए इसने? कैलकुलेट टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम, आपको इसमें टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालना है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर म्युनिसिपल परसेंटेज तो ठीक है, माइनस तो करेंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया किसका परसेंटेज। तो जब कुछ ना बोला हो तो ये पता है किसका परसेंटेज होगा? म्युनिसिपल वैल्यू का परसेंटेज होगा। किसका परसेंटेज होगा? हमारा म्युनिसिपल वैल्यू का परसेंटेज होगा, अमाउंट। तो सबसे पहले हम MV लेंगे, और MV हमारे सामने जो दे रखा है 1,00,000। फिर हम क्या लेंगे? FR, और FR कितने दे दिए मैंने? 1,20। तो दोनों में से ज़्यादा लोगे ना आप, तो जिसको मैं FR नंबर 1 कह रहा हूँ। कुछ दिनों बाद ये ख़त्म कर दूंगा मैं लिखना FR 1। फिर आपको जब आदत हो जाएगी तो आप खुद ही निकाल लोगे ये हायर ये लोअर। ये तो स्टार्टिंग में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम माइनस प्लस कर रहे हैं, इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा इन दोनों में से हायर 1,20। फिर इसके बाद कंपेयर करोगे SR क्या है? 90। और एक्सपेक्टेड रेंट क्या निकल के आएगा? इन दोनों में से लोअर, यानी 90,000। यानी गवर्नमेंट के हिसाब से आपका रेंट 90,000 होना चाहिए। लेकिन आप कहते हो सर एक्चुअल रेंट जो मैंने लिया है वो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से देखा जाए तो इंटू में 12, तो 1,20,000 मिले हैं साहब। तो आप खुद ज़्यादा बता रहे हो, तो सरकार ने कहा ठीक है, आपका GAV जो मान लेते हैं वो आपके अकॉर्डिंग मान लेते हैं, दैट इज़ 120। कितने हो गए? अब इसमें से पहले क्या माइनस करेंगे हम? सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, माइनस करेंगे सर ज्वाइन योर बैच रिसेंटली शुड आई वॉच लाइव। तो मैंने इनकम टैक्स का स्टडी प्लान बनाया था। हाँ, तो साक्षी आपको ना एक इनकम टैक्स में, साक्षी नाम है ना, हाँ साक्षी, आपको इनकम टैक्स का स्टडी कैसे पढ़ना है उसके अंदर आपको क्लासेस गिवन है, कौन कौन से चैप्टर कैसे पढ़ सकते हो बताया गया है। ये वाले चैप्टर जो चल रहा है, बहुत बच्चे बाद में ज्वाइन करते हैं, तो ये चैप्टर जो है ये 4-5 क्लास हो गई है, ऑलमोस्ट 3-4 क्लासेस ऑलमोस्ट हो गई है। तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो आपको पहले वो वाली क्लास वॉच करनी होगी। चलिए थोड़ी बातें हो गई, अब देखते हैं 20%। अब किसका 20% भाई? क्या हम इसका 20% निकालेंगे? नहीं सर, 20% किसका निकालोगे आप? अब सवाल में ये तो बोला नहीं पेड है या नहीं है, तो ये भी तो नहीं बोला ड्यू है। तो जब आपको परसेंटेज दे दे तो मान लो पेड कर दिया, क्या मान लो आप? पेड कर दिया। तो 20% पता है कितने होंगे? 20,000। तो आपके पास जो आया आपका फाइनली निकल के NAV, क्या? नेट एनुअल वैल्यू। तो NAV कितने आ गए आपके? मैंने बोला टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं देना आपको। इसके बाद सरकार से आपने कुछ बेनिफिट लिया, लेस करा यहाँ से, दैट इज लेस क्या था हमारा? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा? 24A। और कितने परसेंट? 30%। अब ये 30% कैसे आया सर? ये लॉ के अंदर ही लिखा है, इसका कोई मतलब कैलकुलेशन नहीं है कि 30 कैसे आया, वो लिखा है तो वही चलेगा।
तो उन्होंने एक पैरामीटर सेट कर दिया है, तो 30,000 इसका किसका निकाला आपने, 30% इसका निकाला। तो अब जो आपके पास आया 70,000 रुपये, ये माना जाएगा आपका टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम। एचपी का मतलब क्या है, हाउस प्रॉपर्टी। तो ये टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी आ गया। तो जितने भी सवाल होंगे, जितने भी क्वेश्चन है, वो इतने ही प्रोसेस से जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा इसमें, ठीक है ना। बस एक और डिडक्शन आएगा हमारा, दैट इज 24B आएगा, जो इंटरेस्ट से रिलेटेड है। सरकार ने कहा है कि भाई लोन वोन ले लेते हो आप, तो भी आपको डिडक्शन हम दे देंगे। पहले यहाँ तक बताइए, आपको समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक NAV 0 हो तो, NAV 0 हो तो एक बच्चे का सवाल है, सर अगर मान लो NAV आपका 0 है, तो मैंने बोला अगर इसका आप 30% भी लेस करोगे तो 0 ही होगा, तो आपका होगा। यानी आपको 30% तभी बेनिफिट मिलेगा जब NAV आपका नंबर पॉजिटिव में हो, 0 पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो। और NAV 0 पता है कब आता है, इसके ना कुछ सिचुएशंस है। पहले यहाँ तक बताओ, सबको समझ में आ गया, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे। और सैलरी के भी पार्ट रिवाइज करना। सैलरी से तो बहुत आसान चैप्टर है ये, खैर ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे प्रोविज़न है, यहाँ पे बहुत प्रोविज़न, मतलब मान के चलो थोड़े से ही हैं, बस ख़त्म ही हो गए प्रोविज़न। बस मुझे 2 प्रोविज़न कराने हैं इसके अंदर, 2 से 3 प्रोविज़न छोटे छोटे से हैं। तो अब देखो हमारे पास कैसे क्वेश्चन आएंगे सर एग्ज़ाम में। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, कई बार ऐसा होगा कि जब मैं खुद रहूंगा तो कैसे टैक्स लाइबिलिटी निकाला जाए। जब मैं खुद रहूंगा तब किराए पे नहीं हो। एक ऐसा भी हो सकता है कि मेरा मकान 6 महीने किराए पे रहा, 6 महीने खाली रह गया, तब क्या रूल लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो एरिया है, एरिया में 70% में मैं रह रहा हूँ और 30% एक कमरा रहता है, उसको मैंने किराए पे चढ़ा दिया, तब कैसे दोगे, क्योंकि उस टाइम पे म्युनिसिपल वैल्यू तो पूरे घर का निकालते हैं ना वो। अब ऐसा थोड़ी एक कमरे का निकाल के देंगे आपको वो पूरे घर का, तो कैसे करेंगे। इसके साथ साथ जब आपके पास 2 से ज़्यादा मकान होंगे और आप बोलते हो सब में हम ही रहते हैं, तो सरकार बोलते हैं इतनी आज़ादी नहीं है, आपको कोई भी 2 घर चुन लीजिए और बाकी घर अगर आप नहीं भी रह रहे तो मान लेंगे वो किराए पे और उस पर टैक्स ले लेंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा घर आप रख ही नहीं सकते अपने पास। अगर रख रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, आपको किराया मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, ये भी देखेंगे। इसके बाद मतलब बहुत सारे यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं, जो आपके मन में भी शायद ख्याल आ रहा हो, खाली हुआ तो क्या होगा, पैसे नहीं मिले। अब ऐसा भी हो सकता है किराएदार पैसे लेके भाग गया मेरा, तो अब भाई किराएदार तो लेके भाग गया, मेरी इनकम तो हुई नहीं, सरकार बोल रही है टैक्स तो ऐसा क्या सिचुएशन होगा। नहीं तो हर मकान मालिक बोलेगा मेरा किराएदार भाग रहा है, मेरा किराएदार भाग रहा है। तो वहाँ पे रूल लगाए उन्होंने, रूल नंबर 4, जो कि कहा कि भैया कंप्लेंट भी ज़रूरी है, पुलिस का FIR लेके आओ आप अगर भागा है रियली में तो, और आपने उसको उसके अगेंस्ट क्या करा हुआ है, कंप्लेन करके पैसा रिकवर करना की कोशिश किया है। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो कि किराएदार भाग गया और घर में आप बिठा के खाना खिला रहे हो, बस सिर्फ बोल रहे हो भाग गया किताबों में। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम देखेंगे। और कई बार तो ऐसा भी सिचुएशन आ जाएगा कि जब हमारा मकान हम 10 दिन रहेंगे या 2 महीने रहेंगे, बाकी बंद करके चले जाएंगे घूमने के लिए, फिर आएंगे और फिर रहेंगे। और ये भी हो सकता है 2 महीने मैं रह लूँ, 4 महीने किराएदार रह ले और 4 महीने बंद रह ले। तो इसमें बड़े सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन ना आपको सेक्शन 23 के अंदर बताया गया है। किस सेक्शन में बताया गया है हमारा? सेक्शन 23 के अंदर डिफरेंट सिचुएशन है हमारे। अगर 23 तो इसका मेन सेक्शन 23 है। 23 के अंदर क्या है हमारे? डिफरेंट सिचुएशन। तो मैं ये वाला जो डिफरेंट सिचुएशन है, ये थोड़ा सा आप इतने सारे केसेस हैं तो इसमें 2 दिन लगेंगे आपके। तो इस वीडियो को जो है मैं आगे अपलोड कर रहा हूँ, तो इसके बाद का सेक्शन आप देखेंगे रिकॉर्डेड क्लास से जो मैं कराऊंगा। इसके बाद का सेक्शन जो होगा आपका, जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, अभी तुरंत मिल जाएगा आपको। तो ये क्लास को मैंने, इस क्लास का एजेंडा सिर्फ मेरा था कि एक सेक्शन तो पढ़ा दिया जाए, और सेक्शन कौन सा? 24, और उसके बाद सिचुएशन। और आज भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, और कल भी एक अपलोड करूँगा मैं 2 दिन लगातार,
ताकि मैं परसों वाली क्लास के अंदर सीधा मैं पता है क्या पढ़ाऊंगा आपको, 24B पढ़ाऊंगा मैं आपको लाइव क्लास के अंदर 24B। तो 2 रिकॉर्डेड होगा, एक आज और एक अगली क्लास के अंदर भी रिकॉर्डेड डालूंगा, जिसके अंदर सारे सिचुएशन जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। इसके अंदर ऐसा खासा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चंस में क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया, फिर उसके सिचुएशन क्रिएट किए और उसका सॉल्यूशन बता दिया, फिर एग्जाम्पल लिया, फिर सिचुएशन क्रिएट किए, फिर सॉल्यूशन बता दिया। बड़े ही आसानी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्लियर है हर स्टूडेंट को? तो जैसा मैंने बोला, आज की क्लास मच मोर लेंदी नहीं होने वाली है, क्लास शॉर्ट रहेगी। 24 मैंने ये वाला समझा दिया, कौन सा 24A। बाकी की क्लास अभी जस्ट रिसेंट में क्लास को ऑफ करते ही मैं रिकॉर्डेड अभी अपलोड करने जा रहा हूँ आपके फोल्डर में ही। बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब।